मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा की 10 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है और चुनावी प्रचार का जो शोर है वो अब थम चुका है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे अब राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक। 25 तारीख को अब जनता की बारी है 10 सीटों पर लोकसभा में वोट डालने की। प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर भी लगातार प्रशासनिक अधिकारी कोशिश कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने घरों से निकलें और ज़्यादा संख्या में वोट डालने जाएं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आप सभी से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने ज़रूर जाएं। 25 तारीख को सभी 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये छठवां चरण है और इस छठवें चरण के तहत हरियाणा की सभी 10 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाने हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक सीट के बारे में हम बता रही हैं कि आखिर कहां पर कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, अलग अलग सीटों की अगर हम बात करें तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और कई सीटों पर मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तो ऐसे में सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर कहां पर कौन बाजी मारेगा। 10 सीटें हरियाणा के अंदर लोकसभा की और इन 10 सीटों को लेकर फैसला जनता के हाथ में कि आखिर कहां पर किसको जीत जनता दिलाती है। 25 तारीख का इंतजार और उसके बाद 4 जून को नतीजे जब आएंगे तब ये देखना होगा कि आखिर कहां पर किसकी जीत हुई, चूंकि दावे और वादे सब प्रत्याशियों ने अपने अपने हिसाब से किए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय कराएं। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा हैं। अमित नेहरा जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह जी, आपका स्वागत है। गुरमीत जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर। अभी चूंकि प्रचार थम गया है और अब इम्तिहान की बारी है। 25 तारीख को जनता वोट करेगी और 4 तारीख को नतीजा आएगा, 4 जून को। कैसे देख रहे हैं सर आप? आपका एनालिसिस अभी इन 10 सीटों को लेकर क्या कह रहा है, चूंकि एक साथ इस छठवें चरण में हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा सर। पहली बात तो हम सब जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो एक लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपने भी कहा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि सारे देश में जो मतदान का प्रतिशत है उसमें कुछ गिरावट दर्ज आ रही है और हरियाणा में इस समय गर्मी का एकदम प्रचंड प्रकोप है और अगले 2-3 दिन भी वो लहर जारी रहने की संभावना है। तो पहले तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि हरियाणा का जो मतदाता है वो गर्मी की परवाह नहीं करेगा और अपना मतदान का प्रतिशत हमारा अच्छा जाएगा। दूसरी बात यह कि जब भी कोई चुनाव होता है उसकी पहली बात होती है उसके चुनाव, पिछले चुनाव से उसकी तुलना। तो पिछला चुनाव में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला था लोकसभा में 10 की 10 सीटों का। 10-0 हुआ था उनका। वोट प्रतिशत भी 50 से ज्यादा चला गया था। तो वो जो 10-0 है, क्या वो इस बार होगा, पहला सवाल ये है। तो वो सवाल निश्चित ही उसका आंसर है नहीं, कि 10-0 जो है वो मौजूदा हालात में, हालांकि राजनीति में जब तक वोट की गणना ना हो जाए तब तक कोई भी दावा जो है वो करना जोखिम भरा होता है और कब क्या हो जाए उसका पता नहीं होता। लेकिन जो आप लोगों से और लोगों से, फील्ड से जो लोग जाते हैं आते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे इतने चैनल आजकल चल रहे हैं, वो उसके आधार पर ये बात हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 10-0 नहीं है। अब वो 10-0 नहीं है तो कितना है वो डिबेट की बात है। जो ये बात है तो 5 होगा, 5-5 होगा, 6-4 होगा, 8-2 होगा, क्या होगा। ऐसे ही कुछ बातें ये हैं कि जो सामने आई हैं वो ये कि हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो साफ तौर पर देखी गई है मतदाताओं में और काफी ज्यादा देखी गई है। तो और वो मुझे लगता है कि जो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद ये बात और अधिक प्रमुखता से सामने आई। और निश्चित ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो करनाल से, क्योंकि देखिए करनाल ने तब सारे देश में शायद सेकंड हाईएस्ट मार्जिन था अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो बहुत बड़ी जीत वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी करनाल में।
तो वो जीत मुख्यमंत्री की हो सकता है हो जाए, लेकिन उस तरह के मार्जिन की संभावना जो है उसको आप बिल्कुल ही उसकी उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक। तो ये दो बात जी। जो महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो हरियाणा में है वो ये है कि क्योंकि सत्ता विरोधी लहर है, तो कांग्रेस के पक्ष में ये माहौल इस बार कांग्रेस लाभ की स्थिति में है। अब उन्होंने गुटबाजी से अपना कितना अपने को काबू पाया है ना। आप जानते ही हैं कई कॉन्स्टिट्युएंसीज में ये हुआ, चाहे दान सिंह की हो तो वहाँ किरण चौधरी की बात हुई, हम्म। शैलजा की हुई तो वहाँ हुड्डा साहब नहीं गए। ऐसे तमाम कांग्रेस में हम जानते हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा भी सबसे लेट करी थी, आपको याद होगा, जी राजबब्बर की तो जी जी। बहुत ही लेट हुई थी, दो एक दिन रह गए थे। उसका लाभ होगा नहीं होगा वो अलग चीज है। लेकिन एक जो हरियाणा के चुनाव में बहुत बार ये कहा जाता है, हालांकि अब बहुत स्टीरियोटाइप बात हो गई कि हम्म। हरियाणा का मतदाता को जब वोट डालता है तो वो किसी को जिताने के लिए नहीं देता, पहले हराने के लिए देता है कि हम्म। हराना किसको है ना, जो हम मरोड़ काटने वाली बात कहते हैं। हम्म। तो वो है, तो उसका हो सकता है अगर उस तरह का माहौल है, जैसे मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है अपने एफर्ट से ज्यादा। और लास्ट बात अगर हम पहले राउंड में कहें तो वो ये है कि जो क्षेत्रीय दल है हरियाणा में, हम्म। आम आदमी पार्टी को आप, वैसे तो वो राष्ट्रीय दल है लेकिन 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, एक पे हम वो करें तो उसको हम कांग्रेस प्लस ही कहें तो बेटर है। हम्म। मतलब कांग्रेस का क्योंकि अलायंस है, तो उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल है यानी कि आईएनएलडी और जेजेपी, ये चुनाव में एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि जो मुकाबला सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट होने की संभावना है। जो हम्म। क्षेत्रीय दल हैं वो ज्यादातर जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे। जिन मतदाताओं से उनको, एक पार्टी तो है जो परिवार के ही दो हिस्सों में बटी हुई है, दोनों क्षेत्रीय दल अगर आज हम देखें तो वही है, जी। आईएनएलडी और जेजेपी। वो लोग ज्यादातर सीटों पर मुकाबले में नहीं है। और जैसे मैंने कहा कुरुक्षेत्र में जरूर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। तो और भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर मुकाबले में है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और वो हर जगह पर फाइट तो करेगी ही। अब वो 10-0 करेगी या नहीं करेगी, लेकिन फाइट करेगी। हम्म। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे। और लास्ट बात ये है कि जो असेंबली चुनाव है, देखिए पिछले अगर चुनाव की बात करें तो मेरा ख्याल 79 सीट्स में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई थी, और कुछ ही महीनों बाद जाके 40 पे सिमट गए थे। तो अगर उस तर्क से चलें फिर तो हमें कहना चाहिए कि नहीं नहीं ये इस चुनाव को, ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस चुनाव में भी क्योंकि कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, जी। तो बहुत सारे लोग वो आकलन, जब 10 सीटों का 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसी समय साथ के साथ सबसे पहले रुचि हरियाणा के मतदाता की ये होगी कि कितने विधानसभा में कौन आगे है। ठीक है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। हालांकि मैंने बताया कि 2019 आधार पर आप आगे आकलन नहीं चल पाया, उन्होंने तो 75 पार उसी हिसाब से कहा, लेकिन बाद में आप जानते हैं जजपा से सपोर्ट लेना पड़ा। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद, इस राइडर के बावजूद, इस चुनाव में जो लोगों की रुचि है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन अगर अगले चुनाव में होना है प्रदेश स्तर पर, देखिए केंद्र में तो अभी कांग्रेस को कोई मान ही नहीं रहा। यही बात हो रही कि कितना कम कितना ज्यादा, यही चल रहा है। आप जानते हैं एक तरफ से एक विश्लेषक है जिन्होंने कमान संभाल रखी है, जो कह रहे हैं कि 270 से नीचे है, और एक तरफ दूसरे बहुत बड़े विश्लेषक हैं, दोनों की अपनी अच्छी पहचान है उस क्षेत्र में, वो कह रहे हैं कि 310 है। ठीक है। लेकिन कांग्रेस का तो कोई नहीं कह रहा। हरियाणा में एक ऐसी राज्य है जहां पर सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि संभवतः 2024 के अंत में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस सत्ता की दावेदार होगी, जो स्थिति ठीक। सेंटर में नहीं है। ठीक। लेकिन यहाँ पर है, तो वो जो 4 जून को जब नतीजे ठीक है। आएंगे तो इमीडिएटली जो उसके परिणाम है उनको उस दृष्टि से भी हम सब, आप भी, हम भी एनालिसिस उसका करना चाहेंगे, और सब लोग उसका नजर ठीक रखेंगे। है। इस दृष्टि से भी इस लोकसभा चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है। अमित नेहरा जी, चूंकि करनाल का भी जिक्र हो रहा था, कैसे देख रहे हैं सर करनाल को, चूंकि वहां लोकसभा भी है और उपचुनाव भी होना है विधानसभा का? जैसा प्राग अभी चर्चा हुई कि ये इलेक्शन वाकई में 2019 वाला नहीं है जी। और जो सेकंड लार्जेस्ट विनिंग सीट जो थी पूरे देश में, वो मुझे लगता है कि फंस गई है। ठीक है ना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपने शब्द कि एक तरफा जीत नहीं है वहां पे, बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पे बीजेपी को, और खासकर मनोहर लाल को।
तो नतीजा कुछ भी हो सकता है वहां पे। जो मैं गया हूँ वहां पे, देखा है, मैंने बात की है, तो लगभग सारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 9 के 9 जो पड़ते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि कहीं भी ये हो कि एक तरफा माहौल हो। भाई हर जगह मुकाबला है। हम्म। वो मुकाबला किस करवट बैठेगा अभी कहा नहीं जा सकता। और इसी तरह जो बाई इलेक्शन है, आपने जो जिक्र किया नायब सैनी, तो उनकी भी जो जीत है वो बड़े मार्जिन से नहीं होने वाली है। वहां भी मशक्कत करनी पड़ेगी सरकार को, बीजेपी को। तो बड़ा अब की बार मुकाबला टफ है। हम्म। और एक बात और है कि पिछली बार 10 की 10 सीटें आ तो गई थी, लेकिन एक जो सीट थी रोहतक वाली, जी। अब वो तो केवल 7,503 वोटों से ही आ रही थी कांग्रेस। हम्म। तो वहां कांग्रेस बड़ा अच्छा अब की बार प्रदर्शन करने वाली है निश्चित तौर पे, जो मैंने देखा है। क्योंकि वो कोसली जो हल्का था, जिसे एक हल्के ने कांग्रेस को हरा दिया था, और तो वहां पे स्थिति सुधारी है। हम्म। एक सबसे बड़ी बात नजर ये आई मुझे पूरे इलेक्शन में, जो देखा मैंने, कवर किया, कि जो कांग्रेस का जो वोटर है वो वोकल है पूरी तरह, यानी जी। वो बोल रहा है। जी। लेकिन बीजेपी का जो सपोर्टर है या वोटर जिसको कहें, वो चुप है। हम्म। और ये जो चुप्पी है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने दे रही है पत्रकारों को भी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनको भी। क्या वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, वो चुप है मुद्दे पे। तो जो अभी एंटी इनकम्बेंसी शब्द का जो प्रयोग हुआ, जी। तो वो बड़ा देखने वाला रहेगा। क्योंकि बीजेपी का वोटर कहीं भी मुझे बोलता हुआ नहीं दिखाई दिया। बहुत कम मौके ऐसे आए कि ताल ठोक के जिन्हें कहे कि हाँ मैं बीजेपी को डालूंगा, या बीजेपी ऐसे है, बीजेपी वैसे है। तो बीजेपी का वोटर चुप है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वोट नहीं डालेंगे बीजेपी को, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा है कि वो कितना है। हम्म। और एक और जो अंतर स्पष्ट हुआ, गांव में खूब है वोटर मुखर, शहरों में वोटर मुखर नहीं है। ना कांग्रेस का वोटर मुखर है और ना बीजेपी का वोटर मुखर है। इसके अलावा एक बात और हुई थी कि क्षेत्रीय दल, बिल्कुल सही बात अभी चर्चा हुई उसकी। क्योंकि पिछली बार एक सीट ऐसी थी जहां पे क्षेत्रीय दल सेकंड रहता, हिसार लोकसभा में दुष्यंत चौटाला वहां पे कैंडिडेट थे, जी। तो सेकंड पे रहे थे वो। अब की बार ना जेजेपी कहीं सेकंड आने वाली है, ना इनेलो सेकंड आने वाली है। मुकाबला इन्हीं के बीच रहेगा। हाँ, वो आम आदमी पार्टी है, वो एक पार्ट कहा जा सकता है, गठबंधन है। तो कुरुक्षेत्र में भी हालात बड़े विकट हैं बीजेपी के लिए। एक तरफा वहां भी नहीं है। तो कहने की बात यह है कि असली जो लड़ाई है लोकतंत्र की, वो अब की बार देखने को मिलेगी। एक तरफा माहौल तो कम से कम नहीं है जी प्रदेश में। ठीक है। केसी मलकानिया जी, रोहतक का जिक्र हो रहा था अभी, कैसे देख रहे हैं सर रोहतक की सीट को आप? इसमें जो चुनाव हरियाणा में हो रहा है, तो वहां जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट लगती है। रोहतक सीट जो है वो हुड्डा जी की सीट मानी जाती है और उनका दबदबा है। और इन चुनावों में टिकट वितरण में हुड्डा जी ने यह शांत कर दिया कि वो बॉस हैं, उनका कद दूसरे नेताओं से बड़ा है। हालांकि कांग्रेस में फूट है तो उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है, परंतु हुड्डा की जो मजबूती है उससे हुड्डा जी 3-4 सीटों पर मजबूत नजर आ रहे हैं। अपने तौर पे शैलजा भी अपनी सीट पे मुझे मजबूत नजर आ रहे हैं, हालांकि उनसे हुड्डा जी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। परंतु दीपेंद्र हुड्डा की जो सीट है उसमें लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा को जो है वो कांग्रेस की सभी की जो सपोर्ट है वो उस क्षेत्र में मिलेगी। जहां तक अम्बाला का सवाल है, वहां दीपांशु जी है, वो जो वरुण चौधरी जी है, वो अच्छा युवा है और उन पे केस भी है, परंतु वो मुखर नेता है। तो इसलिए करनाल सीट पे थोड़ी सी मनोहर लाल जी को दिक्कत हो सकती है, परंतु अम्बाला सीट पे थोड़ी स्थिति जो है बंटो कटारिया की अच्छी लगती है। इन चुनावों में ये देखा गया है कि जो कांग्रेसी लीडर हैं
उन्होंने ये बात तय कर दी है, इनके प्रवक्ता ने जो ये है कि अगर आपने चुनावों में अपने उम्मीदवारों की मदद नहीं की या विद्रोह की है तो आपकी टिकट कट सकती है। उससे जो नेता या कार्यकर्ता थोड़ा विद्रोह में चल रहे थे या साइलेंट बैठे थे, वो भी मैदान में आ गए हैं। अब मदद के लिए प्रियंका गांधी आई है, अच्छा भाजपा के नेता आए हैं, मोदी जी आ गए हैं, अमित शाह जी आ गए, तो इसमें जोर सब लगा रहे हैं। परंतु जो क्षेत्रीय दल हैं वो कितना वोट काटते हैं और किसका वोट काटते हैं, उसका जो परिणाम है वो सामने आएगा। वो बताएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पे जीतती है और भाजपा कितनी सीटों में जीतती है। परंतु पिछली बार की स्थिति इस बार नहीं लगती है कि 10 की 10 सीटें भाजपा ले जाए। 3-4 सीटों पे कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और बाकी सीटों पे भी कड़ा मुकाबला है। तो ये देखने की बात है कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेती है और अगले विधानसभा चुनावों के लिए कैसी रणनीति अपनी तैयार करती है, कैसी अपनी भूमि तैयार करती है। ठीक है उर्मी जी, कुरुक्षेत्र को लेकर मैं चाहूंगा एनालिसिस आपका क्या कह रहा है, क्योंकि एकमात्र सीट जिस पर आम आदमी पार्टी ने समझौते के तहत अपने कैंडिडेट को उतारा है, सुशील गुप्ता वहां से मैदान में उतरे हैं। उधर बीजेपी की स्थिति क्या आप देख रहे हैं, या जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति आप क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने तो आपको मालूम है नवीन जिंदल को, जो कि कांग्रेस छोड़ के आए और कुछ ही देर बाद उनको टिकट मिल गई। बहुत बार ये बात चल रही है, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि वोकल बहुत है वोटर इस बार। ये बात सही है, जितना वोकल वोटर है उस हिसाब से देखा जाए तो 0-10 भी होने की संभावना है, अगर उसकी बात सुने जो वोकल वोटर जा रहा है। लेकिन साइलेंट वोटर भी होता है, और भारतीय जनता पार्टी को हम अभी इतने हल्के से नहीं ले सकते। जो मोदी फैक्टर है वो भी है, लोकसभा चुनाव की बात भी है। तो कांग्रेस के कई उम्मीदवार पहले आए थे बीजेपी में, नवीन जिंदल सबसे न्यू एंट्री मान सकते हैं आप बीजेपी में। तो नवीन जिंदल जो है वहां पर वो जो मुकाबले में तो निश्चित तौर पर है ही। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र से जो अपने नायब सैनी है वो भी पहले वहां से उनका आधार रहा है, उनकी भी वहां पर एक तरह से टेस्ट है। उस तरह से वो सैनी वोटर भी वहां पर ज्यादा है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि कांग्रेस का जो समर्थन आम आदमी पार्टी को है, जहां तक मुझे याद है शायद हुड्डा साहब गए भी हैं कुरुक्षेत्र में उनके प्रचार के लिए, सुशील गुप्ता के लिए। तो वो मुकाबले में तो निश्चित तौर पर हैं ही। और अभय चौटाला शायद एकमात्र ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनसे आईएनएलडी कुछ उम्मीद कर रही होगी कि भाई उनकी एटलीस्ट जमानत बच जाए। या और जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आईएनएलडी या जजपा कितने वोट काटेगी, देखिए 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी जगहों पर वो भी होने की संभावना नहीं। जिस तरह हरियाणा का वोटर है वो पोलराइज हो जाएगा 2 लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लगता है। इसी वजह से कहीं मैं सुन रहा था कि भाई खास तौर पे हिसार सीट के बारे में कोई कह रहा था कि भाई मुकाबला इस बात में है कि नैना चौटाला के वोट ज्यादा आएंगे या सुनैना चौटाला के ज्यादा आएंगे, और दोनों के मिल के कितने आएंगे। तो ये स्थिति है। तो रीजनल पार्टी जितनी है उनका उतना वो नहीं। कुरुक्षेत्र सीट पे निश्चित ही दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला है। देखिए 2 सीटों के बारे में ये कहा जा रहा है, एक सिरसा और एक रोहतक जी, जो कांग्रेस को लोग क्लियर एज दे रहे हैं, जैसे अभी भी दिया गया। जो हमारे साथी बता रहे थे, बाकी सभी सीटों पे जो है वो बहुत कांटे की टक्कर है। जैसे मैंने कहा वो किसी भी तरफ हो सकता है। जो माहौल चेंज हुआ है, निश्चित तौर पे जो माहौल चेंज हुआ है उसमें ज्यादातर जब कांग्रेस को एज भी बताई जा रही है। ठीक है, अब अगर वो एज कांग्रेस की हम आप आदमी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर सुशील गुप्ता भी नवीन जिंदल को पटकनी दे सकते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र उन सीटों में है। देखिए ये बात ध्यान दीजिए कि जो जीटी रोड की बेल्ट है, हर सब लोग ये कह रहे हैं कि मनोहर जी बहुत कड़े मुकाबले में, बड़े कड़े मुकाबले में, बट उनमें से ज्यादातर ये भी कह रहे हैं कि सीट निकल जाएगी, मार्जिन ऐसा सीट निकल जाएगी। और जीटी बेल्ट जो है, जो हमारी अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, ये जो हमारी सीट्स हैं ये जीटी रोड की सीट्स मानी जाती हैं। इनमें सोनीपत तो फिर भी हुड्डा साहब का आधार माना जाता है। 19 में तो पुलवामा की लहर में वो भी हार गए थे बहुत, लगभग 2 लाख मार्जिन से। लेकिन जो कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल सीट जो है, निश्चित ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उम्मीद रही होगी, क्योंकि इस वाले रीजन में उनकी पकड़ 2019 के चुनाव में विधानसभा में भी बनी रही। जैसे कि कई जगह तो बिल्कुल झटका लगा था, रोहतक, सोनीपत वगैरह में। तो कुरुक्षेत्र सीट उन सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी, चाहे नवीन जिंदल नए आए हैं पार्टी में और उन पर बहुत आरोप भी लग रहे हैं, भाई पहले उनको बीजेपी ये कहती थी, अब वो उनको वॉशिंग मशीन से धो दिया ये वो। लेकिन अच्छा, दूसरा के हिसाब से भी और दृष्टि से भी नवीन जिंदल एक समर्थ उम्मीदवार तो माने ही जा सकते हैं। तो अगर कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल अगर यहाँ बीजेपी नहीं जीतेगी तो फिर तो
0-10 वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है अमित जी, एक शॉर्ट कमेंट चाहूँगा सर आपका मैं। चूंकि रीजनल पार्टीज़ के साथ जब हम बात करते हैं अपनी चर्चा में, तो वो कहते हैं कि अब हरियाणा की जनता ये समझ गई कि रीजनल पार्टी कर सकती हैं कुछ, तो इन बातों में आपको कितना दम नजर आता है? देखिए पराग, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक हरियाणा में कोई रीजनल पार्टी कड़ी टक्कर दे पाने में समर्थ होगी, क्योंकि एक ही रीजनल पार्टी थी इनेलो, उसका जो बाइफरकेशन हुआ, विघटन हुआ, तो उसके बाद जो जेजेपी उससे बड़ी पार्टी बनी इनेलो से, तो उसने बड़ा निराश किया अपने समर्थकों को, अपने सपोर्टर्स को। तो यही बात है कि आज जेजेपी कहीं नहीं है। जो जेजेपी पिछली बार सेकंड स्थान पे रही थी हिसार में, तो अब बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में तो जेजेपी के कार्यालय तक नहीं खुल सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पार्टी ऑफिस हैं वो हर विधानसभा में होते हैं, तो कई जगह, तो कई विधानसभाओं में पार्टी कार्यालय तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो किसान आंदोलन है, वो उसका जो साया है, उसका जो अतीत है, वो पीछा कर रहा है जेजेपी का। इनेलो में इतनी शक्ति बची नहीं। हालांकि इनेलो चर्चा में आएगी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, हालांकि जीते नहीं है, लेकिन वो सारी अपनी ऊर्जा, सारी एनर्जी कुरुक्षेत्र में लगा रहे हैं। ठीक है। हालांकि पिछली बार जब इनका बेटा था अर्जुन चौटाला, वो प्रत्याशी था INLD से, तो लेकिन उनको 60,000 के आसपास वोट मिले थे। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। ठीक है, क्योंकि अब की बार जो वोटर है वो एक तरफा निर्णय लिया है उन्होंने, या तो इधर है या उधर, किसी तरफ नहीं जाएंगे। तो फिलहाल क्या है कि जो भी नया दल उभरेगा या जो एग्जिस्टिंग क्षेत्रीय दल है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 10 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि INLD हुआ करती उस लेवल तक आने के लिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तैयारी सबने अपने अपने लिए की है। अब जनता की बारी है 25 तारीख को। चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाज़त दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया करूंगा आप तीनों का। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप सभी से अपील करता है कि 25 तारीख को ज़रूर आप अपने घर से बाहर निकलें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, अपने मुद्दों को लेकर अपने प्रत्याशी का चयन करें। राम राम।